प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास अंबाजी गुजरात से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इनके पिता ने इनकी कुंडली भेजी है और आप लोग देख रहे हैं ये कन्या लग्न यानी कि द्विस्वाभाविक राशि केंद्र में बनी है, जो अर्थ होता है जिसका कि ना तो वो बहुत ज़्यादा चंचल है और ना तो बहुत ज़्यादा स्थिर है। और इसका अर्थ होता है कि ये कुंडली व्यवस्था बनाने वाली है। इसका अर्थ होगा कि कन्या लग्न, मिथुन लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, ये जो चारों लग्न होते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से विशेष कार्यों में बैलेंस करने वाले होते हैं। बैलेंस करने में तुला राशि भी बड़ी आगे होती है, मैनेजमेंट करने में, व्यवस्था बनाने में वृश्चिक राशि के लोग भी बड़े आगे होते हैं। पर यहाँ पे इसमें एक बात यहाँ देखने को मिल जाएगी कि परिस्थिति के हिसाब से किस तरीके से अपने आप को बदलना है, ये बात कन्या राशि के जातकों को समझ में आता है। इनके ऊपर कई बार विश्वास करना बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती। कन्या राशि, कन्या लग्न के ऊपर से एक पक्ष और भी होता है कि इनके ऊपर जल्दी ही किसी व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है और इस वजह से कई बार इनके जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। राशि जो बनी है इनकी वो सिंह की बनी है, मतलब ये दृढ़ राशि है, स्थिर राशि है। तो जातक का जन्म होता है द्विस्वाभाविक लग्न में और राशि बनती है स्थिर और द्विस्वभाव। लग्न के अधिपति बुध बनते हैं और राशि के अधिपति सूर्य बनते हैं। दोनों ही अपने अपने घरों में बैठे हैं। सूर्य भी अपने घर में बैठे हैं और बुध भी अपने घर में बैठे हैं। इस वजह से मैं इसे अच्छा कहूँगा। और दरअसल लग्न में अगर बुध नहीं बैठते या शुक्र नहीं बैठते तो कुंडली एक तरफा कई मामलों में कमज़ोरी दिखा देती। लेकिन चूंकि लग्न में ही बुध और शुक्र बैठे हैं, जो भाग्य भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, इस वजह से कुंडली एक तरफा अच्छी बन रही है। इसके बाद जो द्वितीय भाव है और तृतीय भाव ये खाली हैं। चतुर्थ स्थान में स्वग्रही गुरु हंस योग लगा रहे हैं। पंचम स्थान में राहु बैठे हैं, जिसके स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं शनिदेव, आप देख ही रहे हैं। छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां भाव खाली। एकादशवां भी लगभग खाली ही है, लेकिन एकादशवें भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में जाना अपने घर से विदेशों से धन देने वाला होता है। यह आपकी कुंडली के लग्न कुंडली की स्थिति थी। लग्न कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं मैं वैसे बता देता हूँ। सूर्य 14 अंश 4 कला पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा 17 अंश 25 कला पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और शनिदेव 17 अंश 26 कला पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, जहाँ पे चंद्रमा बुरे तरीके से पीट जा रहे हैं। मतलब इसको बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, बिल्कुल ही, मतलब मैं इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि चंद्रमा पे एक तरफ से सूर्य का दबाव है और दूसरी तरफ से भयंकर विषदोष लगा है। इस अवस्था के कारण व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आए दिन बनी रहती है। ऊपर से चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जो वस्तुतः शनि का नक्षत्र होता है, पर वैसे इसके जो देवता हैं वो देवी मैया हैं। इसके जो स्वामित्व है जो इस नक्षत्र का, वो देवी मैया के पास है। ऐसे लोगों को नीले फूल की चौटली की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए और साथ ही साथ ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। देवी मैया के मंदिर का नित्य दर्शन, पान के पत्तों की माला और साथ ही साथ अगर हो सके तो उन्हें चुंदरी अर्पित अवश्य करना चाहिए। ये हमेशा लगभग कुछ दिनों पे कर देना चाहिए। इसके साथ साथ इस कुंडली में चंद्रमा और शनि का जो भयंकर विषदोष पैदा हुआ है और वहीं पे जो सूर्य ने उनको अमावस्या दोष लगाया है, इस अवस्था के कारण व्यक्ति कई बार दूसरों के चपेट में आने वाला और दूसरों के षड्यंत्र का शिकार हो जाने वाला और लाख अच्छा होने के बावजूद उसको कई बार जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो क्रेडिट नहीं मिलता। मंगल जन्म कुंडली में बैठे हैं 13 अंश 30 कला के हस्त नक्षत्र में, बुधदेव 8 अंश 42 कला के उत्तरा फाल्गुनी में, शुक्रदेव 6 अंश 36 कला के, सारे ग्रह लगभग समीप हैं और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लग्न का मान 4 अंश है। लग्न का मान 4 अंश होने से 6 अंश के नीचे है लग्न। इस वजह से हमें अपने निर्णयों पे बहुत सावधानी बरतनी होगी, जैसे मित्रता, जैसे निवेश,
जैसे करियर, जैसे व्यवस्था, मतलब जो भी आप निर्णय ले रहे हैं। अभी मैं पंचांग पे आऊँगा, पर थोड़ा सा ये बात बता देता हूँ। तो ये इतनी बात है, मतलब हमें अपनी व्यवस्थाओं पे जो हमारा निर्णय है उस पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। गुरु 18 अंश के बैठे हैं वक्री होकर के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। ये सामान्यतः थोड़े से डेविएशन के साथ परिणाम करेंगे और तीसरे भाव की तरफ भी मूव करेंगे। पंचम भाव में राहु 24 अंश 33 कला धनिष्ठा नक्षत्र। मंगल अगर लग्न में नहीं बैठे होते तो काफ़ी हद तक राहु को नुकसान होता, लेकिन फिर भी राहु कम से कम पंचम स्थान में बैठे हैं, मित्रवत होकर बैठे हैं। बहुत अच्छी बात होती ये कि केंद्र में शनि बैठ जाते, पर वो नहीं है केंद्र में। इस वजह से कई बार व्यक्ति को एजुकेशन में या निर्णय लेने में परेशान करेंगे। नमांस चक्र में जो ग्रह बैठे हैं वो यहाँ के छठे भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश होते हैं। लग्न में भाग्य भाव के स्वामी शुक्र केतु के साथ, द्वितीय भाव में नीच के बुध, ये संबंधों को आगे बढ़ाने में दिक्कत देंगे। चतुर्थ स्थान के मंगल विवाह में कभी कभी कलह का वातावरण, जबकि सप्तम स्थान में सूर्य राहु के साथ बैठे हैं। विवाह में कलह होगा पर टूटने का कोई खतरा नहीं है। चतुर्थ स्थान के मंगल यहाँ पे नौमांस चक्र से मंगल दोष की स्थिति पद पैदा कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे भी लग्न में मंगल दोष बना रहे हैं, पर केंद्र में गुरु के होने के कारण जातक की कुंडली में मंगल दोष सामान्यतया सामान्य हो जाएगा। नवमांश कुंडली के अष्टम स्थान में कन्या राशि के चंद्रमा शनि और गुरु बैठे हैं। यहाँ पे सिंह राशि में चंद्रमा शनि बैठे थे, यहाँ पे कन्या राशि में चंद्रमा शनि बैठे हैं और वहाँ पे गुरु, मतलब जन्म कुंडली का जो अष्टम स्थान हो रहा है ससुराल के क्षेत्रों के साथ संबंध, उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी, नहीं तो गड़बड़ी संभव है। और दशमांशा चक्र में इस कुंडली के दशम स्थान के अधिपति यहाँ के लग्नेश, लग्न में ही गुरु बैठ रहे हैं और धन भाव में बैठे हैं शुक्र बुध के साथ। यानी कि जब ध्यान से देखेंगे तो लग्न के अधिपति बुध और पंचम के अधिपति शुक्र, ये दोनों एक साथ धन भाव में बैठ करके जातक के करियर को धनदायक बना रहे हैं। गुरु लग्न में बैठ करके पंचम भाव को, सूर्य गुरु और मंगल का केंद्र में बैठना, तीनों परस्पर आपस में मित्र होते हैं। मित्रस्थ ग्रहों का एक साथ केंद्र में बैठा होना जातक के जीवन को ऐसा लगेगा कि नष्ट है, नुकसान है, अच्छा नहीं है, पर कभी भी वो थकेगा या हारेगा नहीं। अपने जीवन में कभी भी वो नुकसान को प्राप्त नहीं करेगा। थोड़ी बहुत शंकाएं जो होती हैं वो इस मंगल के कारण होती हैं या आपकी कुंडली में बैठे ग्रह हैं। अब इसके बाद ये तो मैंने ऐसे ही सामान्य परिचय करा दिया था। अब आपकी कुंडली का अध्ययन शुरू करते हैं यहाँ से, और मूलतः कार्यक्रम अब यहाँ से शुरू होता है। आइए शुरू करते हैं। इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखना चाहिए। मैं जिस तरीके से कुंडली अध्ययन करता हूँ उसको देख करके आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, अगर हो सके तो। वैसे मुझे ही कुछ नहीं आता तो आपको क्या ही सिखाऊंगा, पर सामान्यतः आप ऐसा जरूर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कुंडली में आज का पंचांग। आइए अब आपको इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। जन्म होता है जातिका का भाद्रपद माह में। ऐसा लोग देखने में बड़े अच्छे होते हैं और दक्षिणायन में जन्म होने से जितने भी पापग्रह हैं जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु आदि, इन सब का प्रभाव बढ़ जाता है और जीवन में चुनौतियों का प्रभाव भी रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ चक्कर चल रहा है जीवन का, मतलब थोड़ा बहुत परेशानी रहती है। रविवार के अधिपति सूर्यदेव हैं जो अपने ही राशि में बैठे हैं और गुरु से दृष्ट होने के कारण जातक को चरित्रवान बनाएंगे। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को सरकारी नौकरी से ज़्यादा प्राइवेट नौकरी या स्वयं के स्वतंत्र कारोबार के प्रति लेके जाते हैं और उसमें वो सफल भी बनाते हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, ऐसे लोगों को छोटी मोटी बीमारियां, नसों से संबंधित बीमारियां, पेट में अकड़न या पेट में रक्त संचार का प्रभावित होना भी कई बार बीमारी का कारण बनता है। पेट से संबंधित समस्या जातक को ज़्यादा परेशान करती है। अव्यवस्थाएं होती हैं, व्यक्ति लगातार नियम से काम नहीं कर पाता और कई बार रक्त प्रवाह भी जातक का प्रभावित होता है। सिद्ध योग में जन्मे होने से व्यक्ति को कोई भी काम अगर दिया जाएगा तो वो उसे सफल करने में विश्वास करता है। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण, इसका प्रभाव होगा कि जातक के पास ईर्ष्या भी है, क्रोध भी है और दूसरों पे हावी होने का बल भी है। क्षत्रिय वर्ण के होने के कारण राजसिक प्रभावों की अधिकता देखी जाएगी, जिसके कारण जातक में कभी कभी रजस तत्व की प्रधानता के कारण जो प्रभाव दिखने को मिलते हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट और खाओ पियो, मस्त रहो, मौज करो, इस तरीके का प्रभाव देखता है। वहीं राक्षस गण के कारण तामसिक प्रभावों की वृद्धि होते देखी जाती है, जहाँ व्यक्ति कुछ भी भक्षण कर लेता है, किसी से भी मैत्री कर लेता है, किसी का भी जूठन खा लेता है, कैसे भी जीवन जी रहा होता है। हमें इन सभी चीज़ों का संतुलन आवश्यक रूप से बनाना है और निश्चित रूप से जीवन का असली उद्देश्य शास्त्रगत जीने
का ही होता है। अब मैं आपको इनकी कुंडली में एक एक ग्रहों को नक्षत्र के आधार पर बताऊंगा कि कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठ करके किस तरीके का परिणाम कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य आपकी कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं और शुक्र लग्न में 10,000 दोषों का शमन कर रहे हैं। नक्षत्र जिसमें भी ग्रह बैठा है, जैसे सूर्य शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, अगर वो शुक्रदेव इस कुंडली के अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते और लग्न में नहीं बैठे होते तो सूर्य को भी डिप्रेस करते। चूँकि सूर्य दृश्य क्षेत्र में बैठे हैं, 12वें भाव में सूर्य का बैठना अति उत्तम परिणाम तो नहीं देता, पर सामान्यतया व्यक्ति की चिंताओं के साथ उसके आत्मविश्वास की वृद्धि तो करता ही है। चिंताएं भी बढ़ती हैं और व्यक्ति को देर सवेर सफलता जरूर मिल जाती है। वैसे एक पक्ष और भी है कि देर से ही सही पर व्यक्ति के भाग्य का लाभ भी मिल जाता है। देर से ही सही पर व्यक्ति जीवन में सफल होता जरूर है, मतलब ये डिले तो करते हैं, ऐसी बात तो सामान्यतया बन रही है। ऋण का लेना देना जातक को नुकसान करेगा। सूर्य अपनी दशा काल में चूँकि वर्गोत्तम भी हैं, यहाँ भी 5 नंबर में बैठे हैं और यहाँ भी 5 नंबर में ही बैठ रहे हैं। यहाँ पे उनके ऊपर राहु केतु का प्रभाव नहीं था, जबकि यहाँ पे वो राहु के संपर्क में बैठे हैं। पर सामान्यतः भाव के स्वामी के साथ बैठने के कारण सूर्यदेव अपनी दशा काल में कभी कभी व्यापार को वृद्धि देंगे, यात्रा में लाभ देंगे, परंतु कई बार दाम्पत्य में मतभेद देखने को मिलेगा और सामान्यतया उस दशा काल में कई बार आपके समझने की शक्ति में विस्तार भी होगा। दुनिया को देखने की जो दृष्टिकोण की स्थिति होती है, जो दृष्टिकोण है दुनिया को देखने का, वो अद्भुत और अलग अंदाज में पेश करता है। शुक्र का नक्षत्र, जैसे आप जब देखेंगे तो चंद्रमा जो बैठे हैं वो शुक्र का नक्षत्र है और सूर्य की राशि है। ऐसे लोगों को धनवान होते प्रायः देखा गया है। मैं पूर्व में शनि का नक्षत्र बोल दिया था, शुक्र का नक्षत्र। तो शुक्र के नक्षत्र और सूर्य के राशि में बैठने के कारण जब जब भी चंद्रमा, सूर्य और शुक्र सिंह राशि से गोचर करेंगे तब तब जातक के जीवन को लाभान्वित करेंगे। इसका अर्थ होगा कि जातक अपने जीवन काल में सूर्य का सिंह राशि में, चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर और शुक्र का सिंह राशि में गोचर, ये लगभग 1-1 वर्षों पे होता है। जबकि चंद्रमा तो हर 27वें दिन पे नक्षत्र पे आ जाते हैं, राशियों में तो वो और जल्दी आ जाते हैं। इस हिसाब से ये कहने का अर्थ होगा कि यहाँ ये तीनों ही ग्रह इस नक्षत्र में गोचर करके जातक या जातिका को लाभान्वित करेंगे। इसके अतिरिक्त चंद्रमा जो बैठे हैं वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं और उस पर मैंने चर्चा की है, लेकिन फिर भी वो चंद्रमा आपको अपनी दशा काल में धन, प्रतिष्ठा, पैतृक संपत्ति, पिता की संपत्ति का लाभ और पिता का अटेंशन, इसके अतिरिक्त जातक अपने जीवन काल में चंद्रमा की दशा में बहुत गहराई से मोटी रकम प्राप्त करने वाली स्थिति में भी जाएगा। मंगलदेव हस्त नक्षत्र में बैठे हैं और चंद्रमा 12वें भाव में, नवमांश चक्र में वो मंगलदेव वृष राशि में जा रहे हैं, दशमांशा चक्र में वो 11वें भाव के स्वामी होकर के 4th भाव में बैठे हैं। तीनों ही स्थितियों के आधार पर मंगलदेव अपनी दशा काल में आपको आपका दिमाग कई बार डेविएट करेंगे, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति देंगे, कई बार आपके पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे, प्रमोशन का योग बनाएंगे। इतना ही नहीं, वो अपनी दशा काल में आपको आपके बड़े भाई बहन से और आपके दृष्टिकोण को उदार और मजबूत बनाएंगे। साथ ही साथ थोड़े बहुत कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत चिंता भी जागृत करेंगे। मतलब मंगल अपनी दशा काल में इस तरीके का परिणाम देंगे, हस्त नक्षत्र का प्रभाव और विभिन्न वर्ग चार्ट के आधार पे। बुधदेव आपकी कुंडली में बैठे हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। जिस स्थिति में ये बैठे हैं कन्या राशि में, नवांश चक्र में वो मीन राशि में, जबकि दशमांशा चक्र में वो कर्क राशि में जा रहे हैं। परंतु फिर भी बुधदेव आपकी कुंडली में हर जगह अपनी दशा काल में लाभ, धन, व्यापार में लाभ, व्यापार को समझने की शक्ति, कम्युनिकेशन, वाणी के आधार पर धन कमाना, ट्रांसपोर्ट का काम संभालना, ऑटोमोबाइल सेक्टर का काम संभालना चंद्रमा के आधार पर। इसके साथ साथ व्यक्ति जो होता है, नौकरी के तो योग बड़े कम से मालूम पड़ रहे हैं, पेट्रोल हो जाए, चमड़े से संबंधित काम हो जाए और ऑटोमोबाइल सेक्टर या ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित जितने काम होते हैं वो सारे काम ये बुध के कारण और चंद्रमा के कारण मैं देख रहा हूँ। यानी कि बुध का काम आपकी दशा काल में व्यापार, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी और दिनचर्या को संतुलित करने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, शुक्र जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हैं
शुक्र लग्न में बैठने के कारण कम से कम बहुत सारे दोषों का समाप्त कर देने वाले हो जाते हैं। चतुर्थ स्थान में देवगुरु बृहस्पति हंस योग लगा रहे हैं, 18 हंस के हैं। थोड़े से डेविएट होकर के आपको पेट का रोगी और कफ जनित समस्या देने वाले भी बनेंगे। हालांकि फिर भी वो देवगुरु बृहस्पति आपको सुखी, धर्मात्मा, दानी, मानसिक शांति से ओतप्रोत, बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क न करना, अनुभवी, सुंदर, व्यवस्थित, चरित्रवान बनाने के साथ साथ ज्ञानी और सुखी भी बना रहे हैं। नवांश चक्र के आधार पर वो गुरु बैठे हैं हस्त नक्षत्र में, कन्या राशि में बैठे हैं। इस वजह से गुरु की दशा में आपको पैरेलली ये ग्रह संतुलित परिणाम देगा। इतना ही नहीं, उसमें कोई भी बाधा आपके जीवन में नहीं आएगी। उल्टे गुरु की दशा में धन लाभ और घुमा फिरा करके आपके सारे परिणाम आपके पक्ष में देने वाले ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे। दो गुरु बृहस्पति नवांश चक्र में जिस स्थिति में बैठे और दशमांश चक्र में लग्न में बैठे दशमेश होकर के, उस समय आपके कारोबार से संबंधित जितनी भी समस्या आएगी उसका शमन देवगुरु बृहस्पति अपनी दशा काल में करेंगे। शुक्रदेव आपकी कुंडली के लग्न में बैठे हैं भाग्य भाव के स्वामी होकर के। इस वजह से जातक सबसे पहले तो एक अच्छे भाव का स्वामी और अच्छे भाव में बैठ जाने से साथ ही साथ भाग्य भाव के स्वामी हैं, लग्न में बैठे हैं, भाग्य का स्वामी और भाग्य का कारक दोनों ही जन्म कुंडली के केंद्र में आ गए। लग्न का स्वामी और लग्न के अधिपति जब जन्म कुंडली में लग्न को देख लेते हो या शुभ ग्रह से केंद्र में आ जाते हो तो ये बहुत ही विलक्षण अच्छी बात हो जाती है। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली में लग्न और भाग्य दोनों ही भावों के स्वामी लग्न में बैठे हैं और साथ ही साथ इस कुंडली के पराक्रम भाव के साथ साथ अष्टमेश भी बैठे हैं, जो कभी कभी अपनी दशा काल में जब कभी भी शुक्र में मंगल आएँ या मंगल में बुध आएँ तो कष्ट देंगे। हालांकि शुक्र के बारे में मैं जो बात कर रहा था उसके आधार पर वो ग्रह आपकी कुंडली में भाव से वर्गोत्तम होने के कारण आपके सांसारिक सुख, आपका अनुभव, आपके एजुकेशन को मजबूत और श्रेष्ठ बनाने में सहयोगी साबित होगा। शुक्रदेव उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं। जिस स्थिति में वो बैठे हैं उस आधार पर तो मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि शुक्र और सूर्य का जो परिवर्तन आपकी कुंडली में देखने को मिल रहा है ये आपको विशेष अनुभवी बना रहा है और दरअसल आपको हंसोड़ प्रवृत्ति का भी बना रहा है। खुश मिजाज, बहुत आसानी से किसी भी बात को स्वीकार कर लेना, बहुत ज़्यादा जिद्दी न होना, लेकिन चंचलता फिर भी व्यक्ति के जीवन में रहती है। लग्न से केंद्र में गुरु, लग्न से केंद्र में भाग्येश, लग्न से केंद्र में शुक्र, बुध और शुक्र का एक साथ बैठना, शुक्र और गुरु का एक साथ केंद्र में होना, लग्नेश का लग्न में होना, इसके अतिरिक्त सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि का होना, चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि का होना, शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि का होना, कुंडली की अतिरिक्त बलवान होने की स्थिति दिखा रहे हैं। अब बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव आपकी कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र लग्न में बैठे हैं। इस आधार पर मैं इतनी बात तो जरूर कर सकता हूं कि शनि 12वें भाव में हर्षित बली होते हैं, लेकिन कई बार आपको आपके घर से मतभेद में लेके जाते हैं। इस अवस्था में कई बार माता का स्वास्थ्य परेशान होता है और कई बार आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। परंतु फिर भी कन्या लग्न की कुंडली के लिए पंचम के साथ साथ छठवें भाव के स्वामी है विपरीत राजयोग बना रहे हैं। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो सूर्य भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मतलब ये दोनों ही ग्रह, एक आपको आपके कलीग से जो आपके छोटे वर्ग के कर्मचारी हैं और एक आपके बॉस, इन दोनों के कारण आपके जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। कई बार आपके चिंता के कारण पिता को भी स्वास्थ्य और मानसिक अव्यवस्थाओं का शिकार होते देखा जा सकता है। माता, पिता और बालक तीनों ही बालक के कारण, अपने भविष्य के कारण जहां जातक स्वयं परेशान है वहीं उसके माता और पिता भी स्वयं परेशान हो रहे हैं। और परेशानी तब और बढ़ जाती है जब बच्चे के माता पिता स्वयं को पितामह समझ लेते हैं। ना समझिए, बच्चे के माता पिता को हमेशा ही अपने भगवान से, अपने इष्ट से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा बस इसकी बुद्धि अच्छी रहे, ये कभी बिगड़े नहीं, सदैव धर्म का पालन करता रहे। धन तो आजकल के लोग कैसे भी करके कमा ही लेते हैं और निश्चित रूप से आजकल धन कमाने की परिभाषाएं बदल भी गई हैं और विस्तार भी हो गया है। इस हिसाब से आज के समय में धन कमाना मुश्किल नहीं है। सबसे ज़्यादा है धन कमाने के लिए किए गए कार्य, आप कौन से कार्य से धन कमा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा निष्ठा का विषय बन चुका है। तो मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि ये कुंडली धन के मामले में कभी भी परेशान नहीं होगी। उसका मैं एक कारण बताता हूँ। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली के लग्न में और धन भाव के स्वामी लग्न में, लग्न के अधिपति धन में और धन भाव के स्वामी जन्म कुंडली में धन भाव को देख रहे हैं। ये अवस्था जो बनी है ना, ये बहुत अच्छी बनी है। यहाँ जो चंद्रमा और शनि बैठे हैं वो कई बार आपके कंसंट्रेशन को लूज कर सकते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ होगा कि हमें जरा भी घबराने की कोई बात नहीं है। तो मैंने ये जो बात बताई आपको
सूर्य से लेकर के शनि तक, इसमें आपको मैंने नक्षत्रों पे चर्चा की है। राहु और केतु आपकी कुंडली में सामान्यतया बेहतर परिणाम करेंगे। 24 अंश के बैठे हैं तो 75% तक तो अच्छे परिणाम करेंगे, 25% तक थोड़े बहुत गड़बड़ परिणाम भी करेंगे, और ये 75 बहुत ज़्यादा होता है। लग्न पे राहु की दृष्टि, लग्नेश के ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि का न होना, ये कई बार जातक के स्वास्थ्य को और उसके यश मान पद प्रतिष्ठा को कन्फ्यूजन में लेके जाता है। व्यक्ति जब कभी भी संपत्ति इकट्ठा करना चाहे 100% उसमें उसको सफलता भी मिलेगी। इस कुंडली में हंस योग में गुरु का बनना, लग्न में बुध का भद्र योग बनाना, पंच महापुरुष योगों में से जब 2 योग शुभ ग्रह के कारण बन रहे हों तो इसे सबसे ज़्यादा अच्छी बात कही जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जन्म कुंडली में बुध और जन्म कुंडली में शुक्र और जन्म कुंडली में गुरु लगभग अच्छी स्थिति में अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। अब आइए इनकी कुंडली के अध्ययन में सबसे पहले ये तलाशते हैं कि कौन से ग्रह को कहाँ बैठना चाहिए था और वो कहाँ बैठे हैं। तो सबसे पहले लग्न के अधिपति को लग्न में बैठना चाहिए था, गुरु से केंद्र में होना चाहिए था, गुरु से केंद्र में है। लग्न में भाग्य भाव के स्वामी को बैठना चाहिए था, भाग्य भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं। पर ये नहीं होना चाहिए था कि अष्टम भाव और तीसरे भाव के स्वामी को लग्न में बैठना, ये उतना ठीक नहीं होता। ये जातक के जीवन में अपनी दशा काल में संघर्ष का एक पेज जोड़ देते हैं। पर 2 स्थितियां बहुत अच्छी बनी हैं, 2 क्या 3, बुध शुक्र लग्न में, चतुर्थ स्थान में गुरु। धन भाव के स्वामी का लग्न में बैठना बहुत अच्छा है, और धन भाव के स्वामी का गुरु से केंद्र में होना भी बहुत अच्छा है। धन भाव से केंद्र में राहु और केतु का होना, राहु और केतु जब कभी भी अपनी दशा में एक्टिव होंगे तो संघर्ष जोड़ेंगे। मतलब उस समय हमें अपने धन कमाने की जो नियति बुद्धि है उसमें लालच नहीं डालना है। बाकी धन भाव के अधिपति का संबंध अष्टम भाव से हो रहा है, इस वजह से भी हमें धन किसी को लेने से सावधानी बरतनी होगी। धन भाव के स्वामी का संबंध दशम स्थान या लग्न से हो रहा है, यह अपने आप में एक महान राजयोग वाली बात हो जाएगी। तृतीय भाव के स्वामी का और अष्टम भाव के स्वामी का लग्न में बैठना ये व्यक्ति की चिंताओं को बढ़ाने वाला होता है, साथ ही साथ व्यक्ति के दिमाग को डेविएट करने वाला भी होता है। तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी के ठीक पीछे शनि, चंद्रमा और सूर्य का बैठना, कई बार मंगल के साथ चंद्रमा, मंगल के साथ सूर्य और शनि की दशा अंतर्दशा जातक के जीवन को कष्ट देने वाली बन जाती है। क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली के लिए मंगलदेव बहुत अच्छे नहीं होते, तीसरा भाव भी मारक स्थान होता है, अष्टम स्थान भी मारक स्थान होता है। इस वजह से मंगल की दशा इस कुंडली के लिए कष्ट देने वाली, परेशान करने वाली, घाव फोड़ा फुंसी, हार्मोनल डिसबैलेंस, पेट की समस्या, मानसिक विकृति और कई बार कई तरीके की परेशानी देने वाली हो सकती है। चतुर्थ स्थान के साथ साथ दसम स्थान के अधिपति होते हैं देवगुरु बृहस्पति, स्वग्रही हैं, शुक्र से केंद्र में है, मंगल से दृष्ट है। तो जन्म कुंडली के सप्तम और चतुर्थ भाव के अधिपति पे तीसरे यानी कि दुह स्थान के स्वामी की दृष्टि, तो अष्टम भाव के स्वामी जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं सभी जगहों को प्रभावित करते हैं, और उन सभी भावों को भी प्रभावित करते हैं जहाँ वो बैठते हैं, और जहाँ देखते हैं उस ग्रह और भाव को भी प्रभावित करते हैं। इस अवस्था के कारण कई बार माता और पिता के बीच मतभेद, जातक के जीवन में भी मतभेद, कई बार स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां और धन इकट्ठा करने में परेशानी आती है। हालांकि फिर भी चतुर्थ स्थान से मंगल का संबंध जातक के जीवन को धन, मान, ऐश्वर्य और सुख संपत्ति देने वाला तो जरूर सिद्ध होगा, क्योंकि यह अपने आप में एक अनोखा सिद्धांत होता है कि चतुर्थ स्थान से शनि और मंगल का संबंध जातक को एक से अधिक भवन, भूमि और वाहन का सुख देता है। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठे हैं और अष्टम स्थान को देख रहे हैं, तो अष्टमेश जन्म कुंडली में गुरु को देख रहे हैं। इस कारण से ससुराल तो धनमान मिल जाता है, ससुराल में प्रतिष्ठा और आदर भी बढ़िया रहती है, और करियर में आने वाली तमाम प्रकार की समस्याओं को गुरु अपनी दशा काल में शांत करने का काम करते हैं। वहीं गुरु की दृष्टि सूर्य, शनि और चंद्रमा पे बुद्धिमान, यशस्वी, न्यायप्रिय और चरित्रवान बनाएगी। पंचम स्थान के साथ साथ छठवें भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, 12वें भाव में बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण, और उस पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति के एजुकेशन को पूरा करने वाली, साथ ही साथ शत्रुओं को समझने वाली और विषम परिस्थितियों में अपना दमखम जोड़े और बनाए रखने वाली बना देती है। किसी भी स्थिति में 12वें भाव में शनि का बैठना कई बार जातक के जीवन को ऋण में ले जाने का काम करेगा, या व्यक्ति के जीवन में परस्पर शत्रुता रहती है, उसे समझने की आवश्यकता होती है। मतलब आप कभी भी अपने शत्रु को शेष न छोड़ें, उससे या तो पूरी मैत्री करें या तो पूरे उसे समाप्त कर दें। मैंने कहा भी था अभी 2-3 दिन पहले कि शत्रु और ऋण कभी भी छोटे स्तर पर भी छोड़ने नहीं चाहिए, उनका पूरे तरीके से सफाया होना चाहिए।
उसके बाद अष्टम स्थान के बारे में बात करते हैं। तो अष्टम और तीसरे के अधिपति होकर के मंगल के बारे में मैंने चर्चा की, शुक्र के बारे में चर्चा की, बुध के बारे में। बचे चंद्रमा और सूर्य। चंद्रमा एकादशवें भाव के स्वामी होकर के धन जोड़ रहे हैं और सूर्य 12वें भाव में जोड़ करके जातक को राजनीति या कई बार कुछ ऐसे सामाजिक क्षेत्रों में उसकी दिलचस्पी भी बढ़ा रहे हैं। ये आपकी कुंडली की ग्रह थे। अब बात करते हैं जन्म कुंडली में मैंने विभिन्न ग्रहों के बारे में चर्चा कर ली। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 4 रहेगा और 7 रहेगा। शुभ राशियां जिनसे आप मैत्री कर सकते हैं वो मकर और वृषभ रहेंगी। शत्रुता न करें वृश्चिक, मीन और कर्क वालों से। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली उत्तर दिशा की तरफ जा सकती है। विवाह करने के लिए आपकी कुंडली पूरब और उत्तर की तरफ जा सकती है। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो होगा मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। उत्तर दिशा के मकान में आपका रहना बहुत अच्छा रहेगा। आप पैतृक संपत्ति, रेंटल प्रॉपर्टी, खाने पीने का काम, ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट और बार, इस तरीके का काम भी आपकी कुंडली में बना हुआ है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में ज़मीन की खरीद बिक्री और किसी भी तरीके से ऑटोमोबाइल तो सबसे अच्छा बना हुआ है इस कुंडली के लिए, वो सबसे सर्वोत्तम काम होगा। राशियां मैंने बता दी, दिशा मैंने बता दिया, धन कमाने की दिशा बता दी, विवाह की दिशा बता दी। राशियां जिनसे आप विवाह कर सकते हैं, सिंह राशि सिंह लग्न, कन्या राशि कन्या लग्न और मीन राशि मीन लग्न के साथ धनु राशि धनु लग्न के जातकों से विवाह होगा तो उत्तम होगा। वैसे आपका पति नौकरी करने वाला हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। इस कुंडली में गुरु मंगल का शिक्षकीय योग भी लगा हुआ है, तो पति अगर शिक्षकीय क्षेत्र या बैंकिंग के क्षेत्र से आता हो तो अति उत्तम है। कारोबार की स्थिति को जरा फिर से समझते हैं। लग्न में गुरु का बैठना ये आपको जीवन पर्यंत काम देते हैं। गुरु का सूर्य को देखना और पंचम स्थान को, नवम और सप्तम स्थान को देखना व्यक्ति के ज्ञान, गुण, विवेक, दिनचर्या, व्यापार के साथ साथ उसके कर्म क्षेत्र में भाग्य के सुख को दर्शा रहे हैं। अगर लग्न के अधिपति धन भाव में नहीं बैठे होते तो व्यक्ति के जीवन में धन कमाने में मशक्कत बढ़ जाती, लेकिन चूंकि गुरु लग्न में बैठे हैं, भाग्य भाव का स्वामी जन्म कुंडली में अष्टम स्थान में अपनी ही राशि के बैठे हैं, लेकिन धन भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, इस वजह से शनि और चंद्रमा की दशा में धन का लेन देन बहुत सावधानी से करना होगा। क्लियर है। धनु लग्न की कुंडली के लिए कन्या, मिथुन और मीन लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव बाधक भाव होता है, इस वजह से यहाँ पे ये भाव बाधक होगा। पर चूंकि यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा नहीं है, इस वजह से ये भाव स्वतंत्र होगा और कोई भी ग्रह आपकी कुंडली का बाधक ग्रह नहीं बनेगा। सामान्यतः चतुर्थ स्थान में बैठना गुरु का आपके मानसिक शांति को दर्शाता है और आपके चरित्रवान होने का प्रभाव बताता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात कर दूं तो मंगल की चौथी दृष्टि गुरु पे, 7वीं दृष्टि सप्तम स्थान पे और 8वीं दृष्टि अपने ही घर पे जा रही है। यहाँ पे गुरु की भी दृष्टि जा रही है, तो गुरु और मंगल का जो प्रभाव अष्टम भाव पे जाएगा, व्यक्ति अपने कंसंट्रेशन को और अपने पढ़ाई को और अपनी बुद्धि को सही जगह पे लगाने वाला है। उसके दिमाग में कोई भी झंझावात नहीं है और ये सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति का कंसंट्रेशन बिल्कुल ही ठीक बना हुआ है। अगर हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख लेते हैं, हम अपनी दिनचर्या को ठीक रख लेते हैं, तो हमारा सफल होना बड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद आपकी कुंडली में मैं और भी बातें बता दूं, दशाओं पे लेके आता हूं। अभी वर्तमान में सूर्य की दशा चल रही है, जो आपके दिमाग को परेशान करते हैं और कई बार आपसे ही आपका परिचय नहीं करा रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति कई बार अपनी ऊर्जा को सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है। विशेषतया जब कभी भी सूर्य में केतु का अंतर जो 27 में आएंगे और सूर्य में शुक्र का अंतर जो 27 के बाद, अभी कम से कम हमें 3 साल बहुत सावधानी से निकालना है। इस एनर्जी को हमें सही जगह पे लगाना है, गलत मैत्री से बचना है, वर्तमान को सुधारना है, डेली जो रूटीन है उसको फोकस में रख के काम करना है और किसी भी तरीके से हम अपने आप को टेक्नोलॉजी में कितना विस्तार दे सकते हैं अपने ज्ञान का, इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। चंद्रमा की दशा में हमें विभिन्न प्रकार के लाभ की प्राप्ति होगी, जिसमें पद वृद्धि हो, धन का लाभ हो, साथ ही साथ विषम परिस्थितियों को समझने की शक्ति हो। उतना ही नहीं, उस दशा काल में कुछ धन हानि के अतिरिक्त आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम भी चंद्रमा की दशा में मिलेगा। उस चंद्रमा की महादशा में
जब कभी भी राहु का अंतर आए, जो 2029 के दिसंबर से 2031 के जून तक का होगा, वो स्वास्थ्य को और दिनचर्या को परेशान करेंगे। उसी चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर और उसी चंद्रमा की महादशा में केतु का अंतर आपको कष्ट देने वाला होगा। इस वजह से चंद्रमा की महादशा में अगर हो सके तो मोती की माला, शिव जी के मंदिर का दर्शन, घर में कभी कभी अभिषेक या दुर्गा सप्तशती वगैरह का पाठ करवा लेना चाहिए। मंगल की दशा शुरू होगी आपकी कुंडली में 2028 में 38 में, जिसके लिए मैंने आपको हर जगह कहा है कि आपके मंगल अच्छे नहीं हैं। हमें उस दशा काल में अपने घर की सफाई स्वयं से करनी होगी, बजरंगबली का हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। अगर हो सके तो उस दौरान रामचरितमानस पढ़ना आरंभ कर दीजिएगा। अगर बन पड़े तो उस मंगल की दशा काल में नित्य बजरंगबली के मंदिर का दर्शन, घर में कलह का वातावरण न बने इस वजह से गुरुवार का या मंगलवार का व्रत किया जा सकता है। राहु आएंगे आपकी कुंडली में 2045 में, आज से 20 साल बाद। और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली के लिए राहु आपको संतति को टाइम देने की वो दशा रहेगी जहां आप अपने संतति पे फोकस करेंगे और निश्चित रूप से उसके करियर को लेकर के आप थोड़ी बहुत चिंता में रहेंगे। हालांकि राहु की दशा में व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक अलग तरीके का प्रभाव देखने को मिलता है। वो परिस्थिति को समझने वाला और संभालने वाला एक बेहतर इंसान बन जाता है। इतनी सारी चीज़ें हैं। और गुरु आएंगे 2063 में, जहाँ तक ना बताना ठीक रहेगा मेरे लिए। इस कुंडली में अगर कोई भी शुभ कार्य करना हो, जैसे भवन, भूमि, वाहन से संबंधित पद, प्रमोशन, ट्रांसफर वगैरह, तो आप शुक्र की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। धर्म में रुचि बना करके रखनी चाहिए और स्वतः मंदिर का दर्शन, ग्रंथों का अध्ययन, ग्रंथों का दान, ब्राह्मणों का आदर, गाय की सेवा और वृक्षों का लगाना, नदियों की सफाई, नदी, नाला, तालाब, पोखरा आदि का साफ सफाई करवाना, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ नमक का दान, फलों का दान आपकी कुंडली के लिए ज़्यादा बेहतर है। चांदी का दान भी आपकी कुंडली में बहुत बेहतर रहेगा। इस कुंडली के आधार पर जो बात मैं देख रहा हूँ उसमें संपत्ति अच्छी खासी इकट्ठा हो जाएगी, इसलिए मुझे घबराने की आवश्यकता मालूम नहीं पड़ती है। अष्टक वर्ग के आधार पर हमें अपने व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा शांत और गंभीर बनाना है। हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी वाणी अच्छी है, हम उसको ऐसे ही मेंटेन करेंगे। इसके साथ साथ हम धन बचाने के भी कोशिश करेंगे, जबकि हमें पराक्रम को और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हम अपने मन को कितना शांत रख सकते हैं, विषम परिस्थितियों में अपने आप को कितना कूल और बिल्कुल व्यवस्थित रख सकते हैं, और प्राणायाम, योगाभ्यास, इन सभी चीज़ों में हमारा विश्वास कितना है, हम उसको सिद्ध करने की आवश्यकता होगी। हमें एक बात और बता देता हूं, इस कुंडली में एजुकेशन में पंचम भाव में जो राहु बैठे हैं वो कभी कभी मतभेद देंगे और कभी कभी रुकावट भी देंगे। ऐसी अवस्था के लिए गणेश जी की शरणागति धारण करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी को गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ और नित्य बुधवार को 21 दूर्वा गणेश जी को या शमीपत्र गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। उससे राहु जो पंचम भाव में बैठे हैं उनका समापन होगा और वो दोष युक्त नहीं रह पाएंगे। इसके साथ आपकी कुंडली में नौकरी और व्यापार में बना तो व्यापार का योग ज़्यादा अच्छा है, पर प्राइवेट नौकरी के साथ आप स्वतंत्र कारोबार भी निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। सरकारी नौकरी के योग आपकी कुंडली में कम से लगे हुए हैं। रिसर्च इस कुंडली का बहुत अच्छा है, भाग्य बहुत उत्तम है और जीवन में जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो आपकी कभी भी धूमिल नहीं होगी। उल्टे सूर्य और शनि का एक साथ बैठना व्यक्ति को बड़ी ही सामाजिक प्रतिष्ठा वाला इंसान बना देते हैं। ये कुंडली अपने जीवन में बहुत सारे अनुभवों के साथ आगे बढ़ेगी और एकादशवें भाव में जो स्थिति बनी हुई है उसके आधार पर व्यक्ति को अपने बड़ों से हमेशा ही सीखने की आवश्यकता होती है और वो जीवन भर उनसे सीखता रहता है। क्लियर है? हमें कब कब सावधान होने की आवश्यकता है, इस आधार पर मैं बात करता हूं। हमें जब कभी भी शनि या चंद्रमा की दशा आए या बुध की दशा आए, अंतर्दशा प्रत्यंतर में भी बात कर रहा हूं, तब हमें अपने आयु और अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधान हो जाना चाहिए। अंतर्दशा में चंद्रमा हो, प्रत्यंतर में चंद्रमा हो, सूक्ष्मांतर में चंद्रमा हो, उसी तरीके से अंतर्दशा में शनि चंद्रमा, शनि मंगल, शनि बुध या बुध की महादशा, अंतर्दशा प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर में बुध का ही प्रणंतर ऐसा रहे तो हमें सावधान होना होगा। वैसे मूलतः इस कुंडली में कोई भी ग्रह प्रधानतया मारक तो नहीं बन रहा, सहायक मारक सभी ग्रह बन रहे हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में सप्तम और अष्टम भाव पे अगर देखें तो मंगल अष्टम भाव पे देख रहे हैं, पर यहाँ राहु का प्रभाव नहीं है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में शनि है, उनका भी संबंध अष्टम भाव से नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी ग्रह प्रधान मारक नहीं बनेगा। तो ये कुंडली जब कभी भी परेशान होगी तो सहायक मारक ग्रहों की ही भूमिका में परेशान होगी। मतलब मेरे कहने का है कि हमें जिन जिन दशाओं में मैंने कहा है, जैसे चंद्रमा, जैसे शनि, जैसे बुध, इन दशाओं में हमें अपने आप को शांत रखना होगा। वर्तमान में अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली का जो आत्मकारक ग्रह है वो आपकी कुंडली में बने हुए हैं गुरु, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के आत्मकारक ग्रह हैं और यहाँ वो बैठे हुए हैं कहाँ? देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बैठे हैं कन्या राशि में।
यहाँ वो धनु के थे, यहाँ वो कन्या में गए। इसका अर्थ होगा कि शत्रु की राशि में गए हैं। और लेकिन एक बात अच्छी है कि जिस भाव में आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह बैठा है, जिस राशि में, वो उसके साथ परिवर्तन भी कर रहा है। इस आधार पर गुरु और बुध आपस में भले ही चाहे कितने बड़े शत्रु क्यों ना होते हों, इनकी दशा आपके जीवन में भयंकर और मजबूत उछाल या श्रेष्ठ सफलता देने वाली बनेगी। भाग्य भाव के स्वामी जन्म कुंडली में शुक्र लग्न में बैठ करके आपको भाग्यशाली बना रहे थे, वहीं भाग्य भाव के अधिपति जो शुक्र बनते हैं वो यहाँ पे लग्न में उच्चाभिलाषी हो रहे हैं। ये शुक्र देव भी और यहाँ पे भी योग कारक हो रहे हैं। इस वजह से शुक्र की दशा आपके जीवन में सांसारिक सुखों के बल को वृद्धि देने वाली बनेगी। क्लियर है? विभिन्न वर्ग चार्ट के आधार पर आपका ध्यान बता दूं तो आपकी कुंडली में संतान का सुख 100% है। बलाबल के आधार पर आपकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल मजबूत हैं। इस कुंडली में माता का स्वास्थ्य परेशान करेगा। नौकरी प्राइवेट बहुत अच्छी है, हमें अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाने की आवश्यकता है। बाकी इस कुंडली का सांसारिक सुख और सामाजिक प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा 2 मजबूत पक्ष बन रहे हैं। विद्या अध्ययन में आपको थोड़ी बहुत अरुचि होगी और कभी कभी मतभेद होगा। विषयों के चयन में कभी कभी दिक्कत होगी। इस वजह से आपको किसी भी तरीके से कुछ ऐसा काम या ऐसी पढ़ाई पढ़नी चाहिए जिससे आप स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में भविष्य में चुन सकें। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में भाई बहन से संबंधित प्रेम सामान्यतया ठीक ठाक है। ये कुंडली बड़ों के आशीर्वाद से निश्चित रूप से अपना लाभ प्राप्त कर लेगी। क्लियर है? अब एक एक ग्रहों को देखते हैं कि कौन से ग्रह अपनी दशा काल में और कैसा परिणाम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। यहाँ सिंह राशि में बैठे हैं। यहाँ सिंह राशि में वर्गोत्तम होने के कारण सूर्य आपके लिए लाभदायक है। चंद्रमा सिंह राशि में, यहाँ बैठे हैं कन्या राशि में, वो अपनी दशा काल में धन देंगे। मंगल कन्या राशि में, यहाँ बैठे हैं वो जन्म कुंडली में वृष राशि में। इसका अर्थ होगा कि मंगल अपनी दशा काल में आपके भाग्य के लाभ की वृद्धि करेंगे और आपको एनर्जेटिक बनाएंगे। कई बार उस समय पिता का सुख भी बढ़ेगा। बुधदेव आपकी कुंडली में कन्या राशि में, यहाँ बैठे हैं मीन राशि में। इस वजह से बुध की दशा में व्यापार अच्छा होगा। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं कन्या राशि में। उस दशा काल में व्यक्ति की सामाजिक छवि बढ़ेगी और अच्छी होगी। शुक्रदेव आपकी कुंडली के लग्न में कन्या राशि में, यहाँ वो कुंभ राशि में जा रहे हैं। शुक्रदेव की दशा में थोड़ा बहुत व्यक्ति का सांसारिक व्यय होगा, रखे हुए पैसे थोड़े बहुत खर्च होंगे। शनिदेव कन्या सिंह राशि में बैठे हैं, यहाँ वो बैठ रहे हैं कन्या राशि में। अपनी दशा काल में धन लाभ पद प्रतिष्ठा, पैतृक संपत्ति को जोड़ने वाला, पैतृक संपत्ति को आगे बढ़ाने वाला और अपनी गंभीरता से अपना काम बनाने वाला होता है। राहु मकर राशि में बहुत अच्छे हैं, त्रिकोण के राहु खराब नहीं होते और यहाँ बैठे हैं सिंह राशि में। इस आधार पर राहु की दशा में थोड़े मोड़े स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से व्यक्ति को परेशान होते देखा जाएगा। उस दौरान कभी कभी दाम्पत्य में छोटे मोटे मतभेद देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।